28 मई 1998 जिस दिन पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उस दिन चागी माउंटेन में 10 किलोमीटर के सराउंडिंग के एरियाज को बिल्कुल खाली कर दिया गया। न्यूक्लियर बॉम्ब को पहाड़ों के नीचे डिप्लॉय कर दिया गया। सारे साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन वहां पर पहुंच गए और उसी दिन धमाका करने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की नवाज शरीफ को कॉल आती है और ये कॉल तकरीबन आधा घंटा टू बी प्रिसाइज 25 मिनट चलती है, जिसमें बिल क्लिंटन नवाज शरीफ से भीख मांगता है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ही लिटरली बेग्ड इन फ्रंट ऑफ नवाज शरीफ कि आप ये न्यूक्लियर टेस्ट को अबंडन कर दें। 23-24 साल हो चुके हैं इसको। क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश की मुझे, उसने मुझे 5 अरब डॉलर की पेशकश की थी या नहीं की थी? उस कॉल पे बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को ऑफर्स देकर भी समझाता है और साथ सैंक्शंस लगाने की धमकियां भी देता है। और नवाज शरीफ इस कॉल के जवाब में एक जुमला बोलते हैं दैट द डिसीजन इज नॉट इन माई हैंड्स नाउ। देखिए, आप जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस और इख्तलाफात रखें, लेकिन ये बात तो आप सबको माननी पड़ेगी कि ये सैंक्शंस और ग्रिडनेस को नो बोले बगैर ये धमाके पॉसिबल नहीं थे। है धमाका करने का टाइम अब करीब आ रहा था और डॉक्टर AQ खान भी अपने साथ 4 साइंसदानों के साथ उस टेस्टिंग साइट पर मौजूद थे। और फिर 3:16 पर मोहम्मद अरशद अल्लाह अकबर बोलकर धमाके का बटन दबा देते हैं और ये बटन प्रेस करने और बॉम्ब को एक्सप्लोड होने में 30 सेकंड का वक्त लगता है। और ये 30 सेकंड हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन और सियासतदानों जो वहां पर खड़े थे उनके लिए सबसे लंबा इंतजार था, क्योंकि इस 30 सेकंड में वहां पर खड़े हर इंसान के माइंड में हजारों सवालात आ रहे थे। लेकिन आखिरकार 30 सेकंड के बाद पहाड़ों से मिट्टी उठना शुरू होती है। पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाना किसी मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि जिस मुल्क में सुई जैसी चीज भी इंपोर्ट होती है, वहां एक प्रैक्टिकली न्यूक्लियर डिटरेंट नेशन बनना और दुनिया को बताना कि हम भी अपना एटम बम बना सकते हैं। कभी फ्रांस रीप्रोसेसिंग प्लांट वाली ट्रीटी से ही पीछे हट गया, तो कभी USA की सैंक्शंस बर्दाश्त करनी पड़ी और फिर कभी इंडिया और इसराइल जैसे कंट्रीज की सीक्रेट सर्वेलेंस का सामना करना पड़ा। 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान को अप्रोच किया। उस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी को बेच रहा था। अब ये उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी था, तो उस वक्त पाकिस्तान को भी उसने न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन बनाने की सजेशन दी, जिसे पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है और 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन तश्कील होती है। अब इसको बनाने का मकसद सिर्फ मेडिकल रिसर्च, इलेक्ट्रिसिटी और पीसफुल पर्पस ही था। और ये पाकिस्तानी कमीशन भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के थ्रू एटम फॉर पीस के नाम पर स्टार्ट हुई थी। अब 1959 में अमेरिका ने पाकिस्तान को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ रिसर्च रिएक्टर्स भी प्रोवाइड किए। अब ये इनिशियली सब कुछ तो पीसफुल और सिविलियन पर्पस के लिए ही था, लेकिन विद द टाइम इसकी इंटेंशंस चेंज होती गई। फॉर एग्जांपल 1965 में पाकिस्तान इंडिया की 17 दिन की एक वॉर होती है, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बहुत लॉस होता है और इवेंचुअली उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री UN जाते हैं और ताशकंद मुआहदा होता है और ये सीज फायर हो जाता है। तो उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो वो अयूब खान को एटॉमिक बॉम्ब बनाने का मशवरा देते हैं, लेकिन अयूब खान उस मशवरे को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लेते। खैर, उसके बाद 1971 वार होती है, जिसमें पाकिस्तान टूट जाता है और पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप और सिविलियन पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा फेलियर था और पाकिस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा टूट जाता है। इसके बाद पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। 20 जनवरी 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, वो मुल्तान में एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट को भी इनवाइट किया जाता है। और इस मीटिंग में कुछ पाकिस्तानी फेमस साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर IH उस्मानी और चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर ZA हाशमी भी शामिल थे। और इस मीटिंग में जुल्फिकार अली भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान को अब न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट बनाना होगा और हमें एक एटम बम की जरूरत है। और इसके बाद मुनीर खान को इस मीटिंग में ही पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन भी बनाया जाता है। अब जैसे ही डॉक्टर मुनीर खान ने चेयरमैन अपॉइंट होते हैं, तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में सेंटर ऑफ न्यूक्लियर स्टडीज को प्रमोट करते हैं, ताकि हजारों की तादाद में हमारे यंग साइंटिस्ट को वहां पर ट्रेन किया जाए। उसके बाद मई 1974 में इंडिया पोखरान के मुकाम पर अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर
कैपेबल बनने की दौड़ें और तेज हो जाती हैं। उसी साल सितंबर 1974 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो एक पाकिस्तानी साइंसदान थे और नीदरलैंड में काम करते थे, वो जुल्फिकार अली भुट्टो को एक खत लिखते हैं जिसमें अपनी हिदमात की पेशकश करते हैं। उससे पहले पाकिस्तान प्लूटोनियम इनरिचमेंट की तरफ जा रहा था और प्लूटोनियम एसोसिएटेड न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था, लेकिन अब्दुल कदीर खान अपने हाथ में ये लिखते हैं कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट कैपेबल भी हो सकते हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं ताकि हम फुली यूरेनियम इनरिच्ड न्यूक्लियर वॉरहेड बना सकें। और इस हाथ को पढ़ने के बाद भुट्टो अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलाते हैं और ये कहते हैं कि गैस सेंट्रीफ्यूज के थ्रू यूरेनियम इनरिचमेंट पर काम किया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गैस सेंट्रीफ्यूजेस क्या हैं और यूरेनियम इनरिचमेंट किसे कहते हैं और इससे बॉम्ब को आखिर कैसे बनाया जाता है। देखिए, यूरेनियम इनरिचमेंट करना भी कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए कंप्लीट एक्सपर्टीज चाहिए होती है। जो नेचुरल फॉर्म में यूरेनियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो यूरेनियम 238 होता है, लेकिन हमें न्यूक्लियर वेपन के लिए यूरेनियम 235 चाहिए होता है। तो हम इस 238 यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज मशीन में इनरिच करते हैं, जिसके बाद वो 235 में कन्वर्ट हो जाता है। और पाकिस्तान में यूरेनियम बागालचोर और डेरा गाजी खान के मुकाम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। अगर हम 100 kg यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें सिर्फ 0.7% वो मिकदार होगी जो हमें चाहिए होगा। तो इसको न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए हमें 90% इनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचाना होता है और 3 से 5% इनरिच्ड यूरेनियम वो होता है जो कमर्शियल प्लांट में इस्तेमाल होता है, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए हमें 90% चाहिए होता है। आपको पता होगा आजकल ईरान पर भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो यूरेनियम की इनरिचमेंट कर रहे हैं और वो 90% तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये टोटल सच नहीं है क्योंकि ईरान ये क्लेम करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना ही नहीं चाहते। आज से 12 साल पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये बोला था कि ईरान 70% तक यूरेनियम को इनरिच कर चुका है और अगले 6 महीनों में वो 90% तक पहुंच जाएगा। Now they're well into the second stage, and by next spring, at most by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. और इस बात को भी 12 साल हो चुके हैं, लेकिन ईरान ने कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया। एक्चुअली इराक वार के बाद नेतन्याहू ये चाहता था कि ईरान में रजीम खत्म हो, तो न्यूक्लियर वेपन का बहाना बनाकर ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर यूएसए को ईरान पर हमला करवाना चाहता था। इवन ईरान ने तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन कर रखी है जो इसराइल ने नहीं की, और इसराइल तो न्यूक्लियर वॉरहेड भी रखता है, दो वो डिक्लेयर नहीं करता। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपके कंट्री में आकर यूरेनियम इनरिचमेंट की परसेंटेज को देख सकते हैं कि क्या आप 5% से एक्सटेंड तो नहीं कर रहे। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक वो ईरान में सारी न्यूक्लियर साइट्स को ऑब्जर्व कर चुके हैं और ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की तरफ नहीं जा रहा है। ये ईरान इसराइल बहुत लंबा टॉपिक है जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पाकिस्तान को अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन इंडिया के न्यूक्स टेस्ट करने के बाद ये थ्रेट्स और भी बढ़ गए थे, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी फेमस लाइंस कही थी कि पाकिस्तान में लोग घास खाएंगे या भूखे भी सोएंगे, लेकिन हम अपना एटॉमिक बम जरूर बनाएंगे। तो इस तरह ये यूरेनियम इनरिचमेंट परफॉर्म होती है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के उस हद के बाद यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए कहूटा प्लान 1974 में लगाया जाता है और इस प्लान को प्रोजेक्ट 706 का नाम दिया जाता है, जिसको अब्दुल कदीर खान और मुनीर अहमद खान की सरबराही में शुरू किया जाता है। 1978 तक पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी और 1983 में पाकिस्तान अपना पहला कोल्ड टेस्ट करता है। इस पूरे प्रोसेस में चाइना पाकिस्तान को असिस्ट करता है और चाइना को पता था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और इसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार था। वो पूरे मुल्क में जगह देख रहा था कि वो कहां न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। खैर, पूरे पाकिस्तान में टेस्टिंग साइट के लिए रिसर्च करने के बाद चागी बलोचिस्तान को फाइनलाइज किया जाता है और उसकी वजह ये थी कि चागी के पहाड़ बहुत सख्त थे, यानी उनके रॉक की डेंसिटी इतनी थी कि वो न्यूक्स को टॉलरेट कर सके। और इसके बाद पाकिस्तान राइट टाइम के इंतजार में था कि कौन सा वो वक्त हो जब पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करे, और ये मौका मिलता है 1998 में। 11 मई 1998 को पोखरान के मुकाम पर इंडिया दोबारा से अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है और ये 15 साल के बाद पाकिस्तान के पास एक ऐसा मौका था जब पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता था। इसके बाद डिफरेंट मीटिंग्स बैठती हैं जिसमें नवाज शरीफ अपनी कैबिनेट से मशवरा करते हैं कि क्या हमें न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए या नहीं, जिसमें बहुत सारे अरकान का ये भी ख्याल था कि हमें यूएसए से इकोनॉमिक एड को ले लेना चाहिए और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने चाहिए, जबकि दूसरे अरकान ये सोचते थे कि इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा और अब हमें न्यूक्लियर टेस्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर AQ खान का ये कहना था कि अगर ये मौका पाकिस्तान जाया कर देता है तो शायद दोबारा से उनको ऐसा मौका नहीं मिलेगा।
और बिलाहिर इसके कुछ ही दिन बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है और इस तरह वो दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर कैपेबल नेशन बन जाता है। और इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कैरी करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को इसके बाद भी बहुत प्रेशराइज किया जाता रहा है कि वो अपने न्यूक्स को गिव अप कर दें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारे मसले हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, करप्शन हो, पॉवर्टी हो या इलिटरेसी हो। देखिए, जिस मुल्क में पीसीबी का चेयरमैन तक भी सिर्फ उतने साल ही रहता है जब तक उसको बैक करने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट रहे, और जब वो गवर्नमेंट हटती है तो उस चेयरमैन को भी हटा दिया जाता है। और पाकिस्तान में कोई भी पॉलिसी हो वो 2, 3 या मैक्सिमम 4 साल तक चलती है, क्योंकि अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल का टेन्योर अपना पूरा ही नहीं कर सका। और इन सब के बाद इतने सालों तक न्यूक्लियर पॉलिसी को मेंटेन रखना ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं था। जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्टार्ट तो की, लेकिन उनके बाद जो भी मिलिट्री डिक्टेटर आया या फिर सिविलियन गवर्नमेंट आई, उसने इस पॉलिसी को कैरी किया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिलाने में पूरी कोशिश की। देखिए, पाकिस्तान अभी तक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की और पाकिस्तान का ये नैरेटिव है कि जब तक ये ट्रीटी इंडिया साइन नहीं करता हम ये साइन नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी फॉलो नहीं करते, जबकि इंडिया इस पॉलिसी को फॉलो करता है। और हमारा ना फॉलो करने का मतलब ये है कि हम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स रहते हैं। तो जब भी हमारी इंटीग्रल सॉवरेनिटी को कोई भी खतरा लाहक होगा, हम बिस्मिल्लाह कर देंगे ताकि 1971 दोबारा कभी ना हो। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप में नेशनलिज्म कूट कूट कर भरा होगा। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।